दोस्तों अगर आपने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है, चाहे रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है, या देने वाले हो या दोगे आगे, तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही बड़ा स्कैंडल चल रहा है। रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को जो टेनेंट रेंट पे ले रहे हैं वो बहुत बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। उस फ्रॉड से कैसे बचा जाए, आज की वीडियो आपको पता चलेगा। इंडिया की इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट श्री सचिन पर और आप सबको मेरा नमस्कार। क्या फैक्ट है, केस के फैक्ट बता दूं जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ी। दिल्ली का केस है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक रेंट एग्रीमेंट बना, मेरा ही क्लाइंट था, उसने रेंट दिया, एक्स्ट्रा रेंट दिया, यानी कि बात चल रही थी 40,000 रुपए की। उसने कहा जी मेरे से 45 ले लो, मुझे अर्जेंसी है, आज ही दे दो। मेरा क्लाइंट बड़ा खुश हो गया, आ गया। 3 महीने की सिक्योरिटी दे दी, 1 महीने की बोल रहा था वो। उसने कहा कोई बात नहीं, 3 महीने की रख लीजिए, मुझे लंबे समय के लिए चाहिए, मेरे को मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए जी। 3 महीने की सिक्योरिटी, खुश हो गया मेरा क्लाइंट, यार ऐसा टेनेंट मिल गया इतना अच्छा। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी करी उसने स्टार्टिंग में। उसको शक होना चाहिए था कि यार कोई चीज इतनी आसानी से कैसे आ रही है, पर फिर भी कोई बात नहीं। वहां पे उसने क्या करा, जीएसटी नंबर ले लिया फटाफट। हालांकि हमें तो जीएसटी मिलता नहीं है, 3 दिन के अंदर जीएसटी ले लिया इस टेनेंट ने उस एड्रेस पे। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, कमर्शियल नहीं थी, रेसिडेंशियल की बता रहा हूं मैं, सोसाइटी का फ्लैट, ये बता दूं मैं आपको। अब उसने रजिस्ट्री नंबर ले लिया 3 दिन में। हमें तो खैर नहीं मिलता है कि 1 महीने में भी शोकोज आता है आखिरी दिन, जिस दिन अप्रूव होने वाला होता है, शाम को 7 बजे फोन आ जाते हैं कि आप में ये कमी है, ये कमी है, या शोकोज नोटिस आता है, हम कैंसिल कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। और बोगस बिलिंग कर डाली मोटी तगड़ी जीएसटी की, और 1.25 महीने में भाग गया, एक्सपॉन्डिंग हो गया 1.25 महीने में ही, सिक्योरिटी विक्योरिटी सब छोड़ दिया। अब जीएसटी वालों की जब रेड वेड हुई, वो उसके पास आए, वो निकला बंद। उसका मालिक का पता चला, मेरे क्लाइंट के पास गए, सारी इंक्वायरी करी। अब होता क्या दोस्तों, एक तो उसकी हरासमेंट हुई बेचारे की, बैठे बैठे उस प्रॉपर्टी को भी सीज करने की नौबत तक आ गई कि भैया बहुत मोटा हुआ है इसके अंदर, हम इसको सीज करेंगे। हालांकि बच गए, थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन करा, फैक्ट बताए, तो प्रॉपर्टी सीज नहीं हुई। काफी सारे एफिडेविट दिए हमने, एडब्ल्यूडी बॉन्ड भी भरा, कई सारी चीजें होती हैं, लंबा चौड़ा काम आ गया। यानी कि जरा से लालच के चक्कर में कितना बड़ा हरासमेंट होता है, कितनी दिक्कत आती है, और इन सबसे बचा कैसे जाए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपको लगेगा थोड़ा सा मैं सख्त हो रहा हूं, लेकिन कई बार दोस्तों में ध्यान रखना पड़ता है कि किन किन चीजों को ध्यान रखा जाए जब आपके पास कोई आता है रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए। मैं बात करता हूं पहले रेसिडेंशियल, 2 पार्ट में बनाइए, एक रेसिडेंशियल है, इसके बाद बताऊंगा कमर्शियल का। नॉट फॉर कमर्शियल यूज, ये रेंट एग्रीमेंट में लिखवा दीजिए स्पेशली, अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हो। होता क्या है, बने बनाए फॉर्मेट घूम रहे होते हैं, जो ब्रोकर आता है उसको हम कहते हैं बना दे, हमने साइन कर दिया, खत्म, बात हो गई। किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन किसी भी टाइप का अलाउ नहीं होगा। ये भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को देते वक्त रेंट पर लिखवा दीजिए। कोई भी टैक्स लायबिलिटी आई किसी तरह की भी, तो टेनेंट जिम्मेदार होगा, ये पॉइंट भी ऐड करा दीजिए। ओरिजिनल केवाईसी जरूर चेक करें, और 2 रेफरेंस जरूर लें टेनेंट से। इस केस में क्या हुआ, जो फोटोकॉपी लगी थी रेंट एग्रीमेंट में, वो फैब्रिकेट निकली दोस्तों। जो उसका एड्रेस था, मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, वो एड्रेस वहां पे मिला ही नहीं उसको, फर्जी था। तो उसने क्या करा होगा, कुछ एडिट वेडिट करके आधार कार्ड में रेंट एग्रीमेंट चिपका के मेरे क्लाइंट को दे दिया। तो ओरिजिनल जरूर चेक कर लें, और 2 रेफरेंस ले लें। अच्छा, विटनेस में क्या हुआ, विटनेस में जो डीलर था वो विटनेस बन गया, तो ये भी नहीं पता चला कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो 2 रेफरेंस जरूर ले लें, भाई तो किसकी रेफरेंस से आ रहा है। अगर कोई बार्गेनिंग नहीं करता रेंट की, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चनेबल है। जैसे उस केस में हुआ, रेंट कुछ और था और वो प्लस दे के गया, सिक्योरिटी भी 3 महीने की, थोड़ा सा सस्पिशियस लगना चाहिए था उसको, पर लालच होता है, ये कई बार मार देता है। ब्रोकर, जो ब्रोकर आपके पास ला रहा है उसको, उससे पूछिए कि भाई तू इसको कैसे जानता है या कैसे जानती है, तो वो कहाँ मिला, ये पहले कहाँ रह रहा था, क्या इतनी ड्यूटी बनती नहीं हमारी, हम अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो। आप उसको भले ही लीज पे रजिस्टर करा लीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने इनवैलिड पॉइंटों का ध्यान नहीं रखा। अब ये तो हो गया रेसिडेंशियल का। अब कमर्शियल दे रहे तो क्या करें, कमर्शियल में तो आपको जीएसटी नंबर देना ही पड़ेगा लेके। कैसे करोगे, जहां पे मेरा ऑफिस है उसी बिल्डिंग के बराबर में एक बिल्डिंग और भी है, ऑफिस पिछले 7 साल से सीज है, 7 साल से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से 7 साल हो गए। वो बेचारा बेचना चाह रहा है उस ऑफिस को, बिक ही नहीं पा रहा है, पूरा चिपका के गए हैं उसके गेट के आगे, वो लिखा हुआ है पूरा कि इतना फ्रॉड हुआ है इस बिल्डिंग पे, इस ऑफिस में इतनी डिमांड है, किसी ने इसमें खरीद बेची करी,
तो खुद लायबल होगा, पता क्या क्या लिख दिया है उसके अंदर। अब कमर्शियल में क्या होगा दोस्तों, ये तो आपको लिखना पड़ता है, यूज फॉर कमर्शियल, नो डाउट। अच्छा कमर्शियल पे लेगा तो जीएसटी नंबर तो लेगा वो, तो आप उससे बोलिए कि इसमें एनओसी जरूर ले किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए। रेंट एग्रीमेंट में लिखवा दें कि भैया कोई भी रजिस्ट्रेशन लेगा वो मेरी बिना एनओसी के नहीं दे जाएगा। कम से कम जब भी वो कोई रजिस्ट्रेशन कराएगा, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो या कोई प्रोप्राइटरशिप खोल रहा हो या जीएसटी नंबर ले रहा हो या कोई ट्रेड लाइसेंस ले रहा हो, कुछ भी ले रहा हो, आपसे एनओसी तो लेगा, आपको पता चलेगा। लिखवा दीजिए कोई भी लायबिलिटी आती है किसी तरह की, सिर्फ टेनेंट जिम्मेदार होगा, जो मैंने रेसिडेंशियल में लिखवाया था, ये लिखवा दीजिए। खाली करने से पहले ये भी ध्यान रखना है, क्लॉज भी लिखवा देना है कि वो एग्जिट कर देगा किसी भी रजिस्ट्रेशन से। होता क्या है, एमसीए में रजिस्टर करा लिया, कंपनी बना ली, जब वो जा रहा है तो आपने सिक्योरिटी वापस कर दी, वो चला गया, और वो हमेशा एमसीए पे रजिस्टर्ड ऑफिस आपका ऑफिस रहेगा या जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे रहेगा। तो जाने से पहले, सिक्योरिटी देने से पहले सब जगह से उसको एग्जिट कराइए कि भाई पहले यहाँ से एग्जिट कर, यहाँ से एग्जिट कर, तभी तेरे को सिक्योरिटी वापस करूंगा मैं। यहाँ पे भी ओरिजिनल केवाईसी चेक कर लें और 2 रेफरेंस ले लें। बार्गेनिंग नहीं कर रहा, सेम पॉइंट ध्यान रखें। इस केस में भी पूछे ब्रोकर से कि भैया तू इसको कैसे जानता है, कैसे रेफरेंस से आया है, क्या तू दुकान में बैठा था, तेरे पास ही चलकर आ गया। क्योंकि ब्रोकर को तो क्या चाहिए, 1 महीने का रेंट आपसे, 1 महीने का रेंट उससे, किसी तरीके से प्रॉपर्टी हो जाए, उसका 1 महीने का रेंट आ जाए, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। ये थोड़ा सा गलत है। मैं ब्रोकर से भी कहूंगा, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो जब कुछ देता है तो कम से कम पर्सनल केवाईसी जरूर कर ले, जान पहचान जरूर देख ले कि बंदा क्या है। अब वो ब्रोकर कह रहा मैं तो ऑफिस में बैठा था, मेरे पास आया, आपके पास खाली था तो मैंने दिखा दिया जी। कह रहा मुझे क्या पता ऐसा हो जाएगा कुछ, मगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो फिर मैं कहीं और नहीं होता, मैं कोई ब्रोकर का काम कर रहा होता। सिंगल सी स्टेटमेंट थी उसकी, बात खत्म हो गई। भुगत कौन रहा है, जिसने किराए पे मकान दिया। आपका भी कोई सुझाव है या कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उस पर भी कोशिश करूंगा कि दोबारा से वीडियो बना दूं, उन पॉइंटों को भी लोग ऐड कर ले और लोग कमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी फायदा होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, कोई गूगल ज्ञान नहीं या किताब की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं। और जितना हो सके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह इसको शेयर करें। लोग किराए पे तो बहुत मकान देते हैं, लेकिन इन छोटी सी बातों को भूल जाते हैं, और ये छोटी सी बातें कितनी बड़ी हो जाती हैं समझ में तब आता है जब प्रॉपर्टी सीज होने की नौबत आती है। और जिसका अर्निंग सोर्स सिर्फ और सिर्फ रेंट ही है, सोचिए कितनी दिक्कत आई होगी मेरे क्लाइंट को, जो सिर्फ रेंट से ही अपना घर चला रहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।